प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः मेरे यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। अपनी क्लास बीएससी पार्ट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चल रही है और हम बात कर रहे हैं अकार्बनिक बहुलक की। और अकार्बनिक बहुलकों में हमने पिछले लेक्चर में हमने जो बात की थी कि सिलिकॉन बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, आज हम उसी को कंटिन्यूस जारी रखते हुए अगली विधि की तरफ चलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट आपका जो अभिकर्मक है, जिसके बारे में आप लोगों ने प्रीवियस की क्लासों में पढ़ा है, जिसको विक्टर मेयर ने बनाया था, जिसको हम लोग ग्रिग्नार अभिकर्मक कहते हैं। अर्थात उसकी सहायता से लगभग सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो ये जो अकार्बनिक पॉलीमर सिलिकॉन्स के हैं, ये भी इस ग्रिग्नार अभिकर्मक से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अगली जो मेथड है सिलिकॉन बनाने की, वह है ग्रिग्नार अभिकर्मक के द्वारा। इस विधि के द्वारा टेट्राक्लोरोसिलेन का एल्किल अथवा एरिल व्युत्पन्नों में आसानी से चेंज किया जा सकता है। जैसे टेट्राक्लोरोसिलेन की रिएक्शन हम RMgX के साथ करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है RSiCl3 जो कि सिलेन्स है, R2SiCl2 और R3SiCl। तो ये इस प्रकार से हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार एल्कोक्सिसिलेन भी ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ क्रिया करके विविध संगठन वाले यौगिक बनाते हैं, जिनका व्यवहार भी क्लोरोसिलेन जैसा ही होता है। और सिलिकॉन और OR बंध का जल अपघटन SiCl बंध की तरह संपन्न होता है। हम रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। हमने उपरोक्त वीडियो में देखा कि अधिकांशतः कार्बनिक सिलेनों का मिश्रण होता है, सभी के अंदर लगभग मिक्सचर ही प्राप्त होता है, जिसमें वस्तुतः प्रमुख रूप से प्रभाजी आसवन के द्वारा मिक्सचर होगा। तो हमें उसको अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए हमें जो मेथड है वह है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसे हम लोग प्रभाजी आसवन कहते हैं। उसके द्वारा हम इसको अलग अलग करते हैं। इनमें से कुछ औद्योगिक महत्व के होते हैं और कुछ नहीं होते, क्योंकि मिक्सचर है वो। तो जो अधिक औद्योगिक महत्व के यौगिक नहीं होते हैं उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूशन विधियों के द्वारा महत्वपूर्ण यौगिकों में चेंज किया जाता है। इसलिए इन पदार्थों को AlCl3 के साथ लुईस एसिड के साथ गर्म करते हैं। जैसे ये ट्राईमेथिल सिलेन है, ट्राईमेथिल क्लोरोसिलेन और मिथाइल ट्राईक्लोरोसिलेन। इनको यदि हम लोग AlCl3 के साथ गर्म करें तो हमारे को प्राप्त होगा डाईमेथिल डाईक्लोरोसिलेन। लेकिन टेम्परेचर इसके लिए 350 डिग्री सेंटीग्रेड हमें चाहिए। ये दोनों मिलाकर के हमें एक प्रकार का कंपाउंड प्राप्त हो गया। इस विधि के द्वारा एरिल डेरिवेटिव्स को भी बनाया जा सकता है। जैसे ये रहा टेट्राफिनाइल सिलेन, इसकी रिएक्शन हमने टेट्राक्लोरोसिलेन से कराई तो ये हमारे को डाईफिनाइल डाईक्लोरोसिलेन प्राप्त हो गया। नेक्स्ट बात करें हम कार्बनिक हेलोसिलेनों का जल अपघटन। अब जैसे हेलोसिलेन जो है ना, हेलोसिलेन का मतलब जिसमें हेलोजन लगा हो, और R3SiCl ये हेलोसिलेन है। इस प्रकार के यौगिक जल अपघटित होकर के R3Si2O इस प्रकार के डाइमर बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये हमने R3SiCl के 2 अणु लिए, हाइड्रोलिसिस करवा दिया H2O के साथ, तो हमें ये प्राप्त हो गया कि ये जो Cl है ना, ये HCl को ले गया और OH आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से क्या हुआ, माइनस के 2 H2O 2 है तो एक H2O इसमें से निकाल दो और ये एक चैन बन गई, हेक्सा एल्किल डाइसिलोक्सिन बन गया। हम जानते हैं इस डाइमर के बनने के बाद इस अणु में कोई भी OH समूह नहीं है, अतः इससे आगे बहुलकीकरण नहीं होता, इतना ही होता है। अर्थात हेक्सा एल्किल डाइसिलोक्सेन प्राप्त हुआ। अब डाई एल्किल डाईक्लोरोसिलेन प्रकार के यौगिकों में हम जानते हैं 2 हेलोजन है, Cl2 है, अतः हाइड्रोलाइसिस होकर के ये डाईहाइड्रोक्साइड बनाएंगे और ये दोनों ओर से संयुक्त होकर के चक्रीय अथवा लीनियर पॉलीमर बना सकते हैं। जैसे ये R2SiCl2, तो यहाँ 2 Cl है, 2 Cl है तो यहाँ पर 2 OH आएंगे, 2 OH आएंगे तो ये यहाँ पर इस प्रकार से ये बॉन्ड बना सकते हैं। इन श्रृंखलाओं की लंबाई को नियंत्रित करने के लिए R3SiCl3 के साथ कुछ मात्रा में R3SiCl भी डाल दिया जाता है। जल अपघटन पर बनी हुई श्रृंखला के सिरे पर यदि R3SiOH अणु कंडेंसर होगा तो श्रृंखला आगे बढ़ना बंद हो जाएगी।
तो ये सब बातें थी सिलिकॉन बनाने की। अब इसकी बात करेंगे सिलिकॉन के संरचना का पहलू एवं विशिष्ट गुण, स्ट्रक्चर एस्पेक्ट ऑफ सिलिकॉन्स एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। सिलिकॉन की संरचना में कुछ विशेषताएं हैं जिनके कारण इनमें विशिष्ट गुण आ जाते हैं, जो कि इन्हें अत्यंत उपयोगी पदार्थ बनाते हैं। इसकी प्रमुख संरचना निम्न विशेषताएं निम्न है। इनमें स्थायी सिलिका जैसा ढांचा होता है, स्थायी सिलिका जैसा SiO2 वाला जैसा। इसके प्रमुख बंध SiO व SiC हैं और ये दोनों ही बंध हम जानते हैं अत्यंत प्रबल होते हैं। SiO बंध की ऊर्जा लगभग 502 किलो जूल प्रति मोल होती है। बहुलक की संरचना के चारों ओर एल्किल समूह है, अतः इनकी शक्ल हाइड्रोकार्बनों को जैसी होती है। संरचना की इन विशेषताओं के कारण निम्नलिखित स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। प्रबल SiO व SiC बंद होने के कारण ऊष्मा के प्रति ये यौगिक अत्यंत स्थायी होते हैं। वायु की एब्सेंस में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति स्थायी रह सकते हैं। कार्बनिक समूहों का यदि ऑक्सीकरण करवाया जाए तो 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड समूह ऑक्सीकृत हो जाते हैं और फिर क्रॉस बंध द्वारा परस्पर ये जाल बना लेते हैं। प्रबल बंधों के कारण ये यौगिक सामान्य अभिकर्मक व दुर्बल अम्लों के क्षारों से प्रभावित नहीं होते। समस्त प्रबल सहसंयोजक बंधों व मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के कारण ये पदार्थ विद्युत रोधी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं। कार्बन सिलिकॉन बंध की प्रकृति ध्रुवीय सहसंयोजी होने के कारण इनके पृष्ठ तनाव के मान कम होते हैं। इनके चारों ओर स्थायी व उदासीन हाइड्रोकार्बन की सतह होने के कारण ये यौगिक किसी की तरफ आकर्षित नहीं होते, अतः इनमें चिपकने अर्थात नॉन स्टिकी प्रॉपर्टी होती है। चारों ओर स्थायी व उदासीन हाइड्रोकार्बन सतह के कारण ये जल के न तो धनावेशित हाइड्रोजन को आकर्षित करते और न ही ऋणावेशित ऑक्सीजन। ये जल से गीले नहीं होते, वरन जल प्रत्याकर्षी वाटर रिपेलेंट की भांति व्यवहार करते हैं। ऊष्मा के प्रति स्थायित्व की दृष्टि से विभिन्न कार्बनिक समूहों का घटता हुआ क्रम निम्न प्रकार होता है। जैसे pH सबसे ज़्यादा CH3 उससे कम, C2H5 उससे कम और C3H7 उससे भी कम होता है। अब हम बात करें इसकी एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस में कई चीज़ें हो सकती है। इसमें विशिष्ट गुण इसके होते हैं। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसके कई उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं। इनके प्रयोग निम्न हो सकते हैं। नंबर 1, 20 से 500 इकाइयों के तक के सीधी श्रृंखलायुक्त बहुलक सिलिकॉन फ्लूइड होते हैं। विभिन्न उपयोग में आने वाले सिलिकॉनों का 63% तक भाग सिलिकॉन तरल होता है। अधिक इकाई वाले सिलिकॉन के क्वथनांक तथा श्यानता के मान बहुत ज़्यादा होते हैं। इकाइयों की संख्या बढ़ने के साथ जल जैसे हल्के द्रव, तेल अथवा ग्रीस बनाते हैं। सिलिकॉन द्रवों का उपयोगी व प्रत्याकर्षी के रूप में किया जाता है, अतः पुलों, दीवारों, कांच के बर्तनों, रेशों, कार पॉलिश, जूतों की पॉलिश आदि इसका उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन तेलों का उपयोग उच्च विभव वाले ट्रांसफार्मरों में डाई इलेक्ट्रिक रोधी पदार्थों के रूप में किया जाता है। डाई इलेक्ट्रिक रोधी पदार्थों के उपयोग में तो बात कर रहे हैं हम सिलिकॉन तेलों का उपयोग और कहाँ कहाँ होता है। सिलिकॉन तेलों का उपयोग हाई इंडक्स विभव वाले ट्रांसफार्मर में डाई इलेक्ट्रिक रोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है। इन्हें हाइड्रोलिक द्रव के रूप में भी काम में लेते हैं। हल्के दाब वाले उपकरणों से इनका उपयोग स्नेहकों में लुब्रिकेंट्स के रूप में किया जाता है। हायर प्रेशर पर इसकी जो ऑयली मेम्ब्रेन है वो टूट जाती है, अतः गियरबॉक्स जैसे एपरेटस में भी इन्हें यूज नहीं किया जा सकता। फिनाइल सब्स्टिट्यूट सिलिकॉन उत्तम स्नेहक, मतलब बहुत ज़्यादा स्नेहक लुब्रिकेंट्स होते हैं। इन तेलों को यदि लिथियम स्टीरेट साबुन के साथ मिलाया जाता है तो सिलिकॉन ग्रीस बनता है। नेक्स्ट बात करें इसकी और क्या एप्लीकेशन है। सिलिकॉन रबड़ डाइमेथिल पॉलीसिलॉक्सेन होते हैं, जिसमें 6000 से लेकर के 6 लाख इकाइयाँ लंबी श्रृंखला से जुड़ी रहती है, जिसमें भराव अर्थात फिलर्स के लिए थोड़ा सा महीन चूर्ण, सिलिका या कभी कभी ग्रेफाइट डालते हैं। सिलिकॉन का उत्पादन लगभग 25% भाग सिलिकॉन रबड़ का होता है। सिलिकॉन रबड़ -90 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के +250 डिग्री तक इलास्टिक बने रहते हैं। इनके स्टेबिलिटी के क्रम में के इतना चौड़ा होने के कारण पॉलीआइसोप्रीन की तुलना में यह अत्यंत महत्वपूर्ण व उपयोगी है।
बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं और कुछ मात्रा में इनके मध्य क्रॉस बंध बन जाते हैं, जिसे वल्केनाइज होकर के ये स्ट्रॉन्ग रबड़ बना देते हैं। इस प्रकार की इनकी ये संरचना है, जैसे कि आपको ये दिख रही है संरचना, इस प्रकार की इनकी ये संरचना है वल्केनाइजिंग रबड़ की। इसमें SiO ये बॉन्ड बने हुए हैं। तो ये वल्केनाइजिंग सिलिकॉन्स की रबड़ है। कमरे के ताप पर वल्केनाइज होने वाले सिलिकॉन्स रबड़ भी उपलब्ध है। इनमें से ऐसा समूह होता है जो आसानी से हाइड्रोलाइज्ड होने वाला होता है, जैसे एसीटेट OCO-CH3 समूह, जो वातावरण की नमी से ही जल अपघटित होकर के O समूह बना लेते हैं। ये दोनों समूह संघनित होकर के दो श्रृंखलाओं के मध्य क्रॉस्ड लिंक बना लेते हैं। इस प्रकार रबड़ का वल्केनाइजेशन हो जाता है। तो ये इस प्रकार से रबड़ का वल्कनीकरण की क्रियाएं हैं। तो सिलिकॉन्स के जो यूज है ये बिल्कुल आप लोग PDF की सहायता से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे फास्फाजिन्स की। फास्फाजिन्स जो कि बहुलकी है, इसको भी हम लोग इनऑर्गेनिक बहुलक कहते हैं। फास्फाजिन्स अर्थात फास्फोरस व नाइट्रोजन के बहुलक है। फास्फाजिन्स में क्या होते हैं, फास्फोरस होता है और नाइट्रोजन होता है। तो फास्फाजिन्स अर्थात फास्फोरस व नाइट्रोजन के बहुलक कंपाउंड, पॉलीमर कंपाउंड है। फास्फोरस व नाइट्रोजन दोनों तत्वों में किटेनेशन का गुण अत्यंत सीमित होता है। फास्फोरस के अधिकतम 2 परमाणु मतलब P2H4 तथा नाइट्रोजन के अधिकतम 3 परमाणु जैसे N3, जिसको हम लोग एजाइड आयन कहते हैं, इनके परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन यदि फास्फोरस व नाइट्रोजन दोनों परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं तो विभिन्न प्रकार के फास्फाजिन बहुलक अर्थात फास्फोनाइट्राइलिक यौगिक बनते हैं। इन यौगिकों में फास्फोरस ऑक्सीकरण अवस्था 5 होती है, जबकि नाइट्रोजन 3rd ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है। अणु की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अधिकांशतः हैलाइड आयन होते हैं। इस प्रकार फास्फोनाइट्राइलिक हैलाइड बनते हैं। ये चक्रीय तथा विपरीत श्रृंखला दोनों प्रकार के होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करें कि ये कैसे बनते हैं। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जैसे कि PCl5 है, इसे हम लोग अमोनियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, जैसे ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और ये अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों को गर्म किया एक साथ, तो इससे क्या होता है, इससे PCl5 के अणु जो है वो कंडेंस हो जाते हैं और ये Cl3P डबल बॉन्ड NH2Cl बनता है। इसकी रिएक्शन दोबारा PCl5 के साथ करते हैं तो Cl3PN और PCl4 बनता है और इसके बाद NH4Cl से रिएक्शन करवाते हैं तो ये कंपाउंड बनता है। उसके बाद फिर PCl5 की रिएक्शन से करवाते हैं तो ये कंपाउंड बनता है। इस प्रकार N में P परमाणु परस्पर बनते हुए कई प्रकार के चक्रीय तथा श्रृंखला युक्त यौगिक बनाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं यदि इसके N अणु PCl5 के ले लें और N अणु ही NH4Cl के ले लें तो ये N अणु NPCl2 के बनते हैं और विवृत श्रृंखला युक्त पॉलीफॉस्फोजिन भी बनता है। साइक्लिक यौगिक साइक्लोफॉस्फोजिन बनते हैं। यहाँ चक्रीय यौगिकों में N की वैल्यू है वो 3, 4, 5, 6 आदि हो सकती है। श्रृंखला युक्त बहुलकों का यह मान 1, 2, 3, 4 से 10 की पावर 4 तक हो सकता है। इस प्रकार की क्रियाविधि के बारे में निश्चित रूप से कोई जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों के आधुनिक मतानुसार ध्रुवीय विलायकों में PCl5 आयनिक PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के रूप में होता है। पहले इनका धनायन अमोनिया के साथ क्रिया करता है, PCl4 प्लस और NH3, तो ये Cl3P और NH हो गया। यही तो बनाना है हमें फास्फाजिन्स। इस प्रकार N के ऊपर ये जो लोन पेयर है और एक PCl3 अणु का PtCl4 आयन का नाभिक से नहीं आक्रमण होता है। ये इसकी मैकेनिज्म दी गई है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से ये कंपाउंड्स बन जाते हैं।
संरचना एवं बंधन, स्ट्रक्चर एवं बॉन्डिंग की बात करें। संरचना एवं बंधन और इसके प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा, और इसका एक नेक्स्ट लेक्चर भी रख लेंगे हम, समय मिला तो, संरचना एवं बंधन का। इससे पहले आप PDF की सहायता से ये नोट्स बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।